प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक नया मंजिल हम लोगों के लिए 251 सब्सक्राइबर, आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे इसी प्रकार की उम्मीद रखता हुआ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डर मुझे भी था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। सफलता मेरे पास आती गई मेरा हौसला देखकर, और ये हौसला आप लोगों के सहयोग से है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लगातार आप मुझे सहयोग करते रहेंगे तो मेरा भी मन करेगा कि मैं ऐसे प्रयास करता रहूं जिससे कि हमारे छात्र लगातार उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ते जाएं, सफलता के लिए आगे बढ़ते जाएं, अग्रसर होते रहें। इसी के साथ मैं आज एक नई श्रृंखला भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कक्षा 12 जैसे आप देख रहे हैं सभी लोग सामने, क्लास 12 में स्पेशल पार्ट 1, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर लेंगे। कोशिश ये है मेरी कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें लगभग 40 से 50 तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मेरी हैंड राइटिंग में। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में 2011 से अब तक, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2011 से पहले भी होती रही है, लेकिन ये 2011 तक का डिटेल है। तो उससे लेके अब तक जितनी बार परीक्षा में आए हुए हैं उनकी संख्या भी मैंने इंडिकेट कर दी है कि कोई क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है या 6 बार पूछा गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये वाला पार्ट इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर एग्जामिनेशन, इट इज़ डिपेंड अपॉन योर बोर्ड प्रिपरेशन, ठीक है। तो किसी भी 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, और बहुत अच्छा है जो कक्षा 11 में है, 11th में, वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो को देख जरूर लीजिए कि उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और हो सके तो आप उसको अभी से तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरा प्रयास कितना सफल होता है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप मेरे किस तरह से व्यूज़ देखते हैं, किस तरह से हौसला अफजाई करते हैं, किस तरह से शेयरिंग करते हैं, किस तरह से अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, अपने मित्रों में, अपने अगर बड़े लोग हैं, मेरे साथीगण हैं, ठीक है, तो किस तरह से अपने छात्रों को, अपने संबंधियों को, उनके जो भी छात्र कक्षा 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए वीडियो कितना उपयोगी है ये उनके प्रयासों से देखने को मिलेगा। और अगर मुझे इसमें भी सफलता मिलती है, ठीक है, वैसे मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग मुझे अभी 250 से हम लोग सीधा 1000 पर जाकर रुकेंगे। 1000 सब्सक्राइबर की उम्मीद के साथ में ये वीडियो मैं आप के लिए स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन करेंगे, फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 1 में जैसे आप देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस किस चैप्टर से लिए गए वो नाम सामने लिखे हुए हैं। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। अधि लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग इसमें देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का आपको मिलेगा। थोड़ा सा स्पीड में भी अपनी हाई रखूँगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो सकें। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपको सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कैपिटल ई से आप उसको दिखाते हैं। और भी उसके साथ में बहुत सारी बातें मैं आपको बताता जाया करूँगा उस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, जितना संभव हुआ करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इसको आप दिखाते हैं ई से, वेक्टर ई से इसको डिनोट करते हैं, और उस वेक्टर ई के द्वारा आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। और इसको कई प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर ई, एफ और क्यू के पदों में लिखें तो ई इक्वल्स टू आपका होता है एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो वहीं से आप इसका मात्रक भी देख रहे हो, ठीक है। एफ़ का मात्रक जो है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। इसी तरीके से ये अगला वाला फार्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये आया ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी से आया, ठीक है। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात, ठीक है। आवेश एवं संहति का मतलब क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को दिखाते हैं स्मॉल ई से, जैसे आप सामने देख रहे हैं ई बटे एम, संहति मतलब द्रव्यमान, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मान आप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान लगाया 1.6 × 10⁻⁻⁹, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान लगा दीजिए 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, ठीक है। चित्र में एक चीज़ और रह रही है बताने से, तो जैसा ऊपर वाला प्रश्न जो पूछा गया 5 बार आ चुका 2011 से अब तक, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आप पढ़ रहे हैं ये 2 बार पूछा जा चुका है। खैर, किसी भी क्वेश्चन के आने की संभावना
अच्छी रहती है, ठीक है, लगातार वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो मात्रक है वो देखेंगे। मात्रक सामने आपका कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कहाँ से निकालेंगे उसके लिए फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप फॉर्मूला लेंगे F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के में आता है Q1 Q2 अपॉन R²। पेन गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को आप जब F की जगह पर ले जाओगे तो F जो है एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आ जाएगा। Q² ऊपर दे रखा है तो आवेश, दोनों के आवेश का मात्रा कूलम इंटू कूलम का मल्टीप्लाई करोगे, कूलम स्क्वायर आएगा। चूँकि F एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आ चुका है इसलिए न्यूटन, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, और यहाँ पर चूँकि मीटर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कैसे होते हैं, ठीक है। तो शुद्ध अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं, यानी विद्युत रोधी का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, 2 बार पूछा जा चुका है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, कैसा होता है, इसमें पूछा गया चालक होता है, कुचालक होता है, क्या विद्युत रोधी होता है, तो आपका आंसर होगा विद्युत रोधी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वैद्युत क्षेत्र में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ है, ठीक है। तो इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है, और बल आघूर्ण, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। वो क्या अंतर है वो समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ी डिटेल में ले लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि एक +Q आवेश होगा और एक -Q आवेश होगा, ठीक है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, और ये डिस्टेंस 2L कंसीडर की जाती है। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण जब आप निकालते हैं तो दिस इज़ P = Q × 2L के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि जब भी आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इसको रखते हैं तो क्या है, अगर थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो क्या होता है कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक फोर्स लगने लगता है। उस फोर्स के प्रभाव में वो जो है वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर होने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यानी घुमाने का प्रयास करता है, और जहाँ घूमना हुआ वहाँ पर आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो वही चीज़ है कि आघूर्ण यानी टाउ = यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका वेक्टर P × वेक्टर E, ठीक है। ऑप्शन में अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर उसमें P वेक्टर डॉट E वेक्टर दे रखा हो या 2PE दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, P वेक्टर × E वेक्टर, ठीक है। समझ में आया सभी के। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। तो वैद्युत क्षेत्र में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का मान किसके बराबर होता है, P वेक्टर × E वेक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 4 बार इंडिकेशन है इसका। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट × मीटर अथवा न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई वेक्टर = जैसे मैंने बता दें, फाई = जो होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। E वेक्टर डॉट A वेक्टर के होता है, ठीक है। यह आप इससे लिख सकते हैं EA cos थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई = वोल्ट × मीटर अथवा न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी परिभाषा पे अगर गौर कर लें तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 7। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी 4 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत सदिश वेक्टर E का मान दे रखा है 2I + 3J - 4K वोल्ट/मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A का मान दे रखा है वेक्टर A 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। देखिए समझ लीजिए, देखिए किसी भी चीज़ को रटना नहीं होता है, फिजिक्स में रटना नहीं है, ठीक है। हमें उसको समझना है और आगे बढ़ना, और ख़ास तौर से न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा भी अगर वही नहीं है कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको मिलेगा, संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 2I की जगह 3I या 3J की जगह 4J हो सकता है K ना दे रखा हो। जैसे वेक्टर A में दे रखा है 8J, ना इसमें I दिखाई दे रहा है ना K दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल और वेक्टर A यानी 8J क्षेत्रफल और वेक्टर E दोनों ही कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं। और वैद्युत फ्लक्स की जो हमें गणना करनी है वो किसका मान निकालना है, आपको फाई का मान निकालना है, ठीक है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि वेक्टर E का मान किसके बराबर होता है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, यानी दोनों का कैसा गुणन है, सदिश अदिश गुणन है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होना है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको पूरा इसका लिखेंगे वैल्यू किसके बराबर कि 2I + 3J - 4K, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर A का
यानी 8J दे रखा है इसमें, यानी I और K वाले टर्म्स इसमें क्या हैं, 0 हैं, एब्सेंट हैं। तो हम लोगों को क्या पता है कि डॉट प्रोडक्ट में J का J के साथ मल्टीप्लाई करो, I तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो I का ये पद 0 हो जाएगा, K का भी पद नहीं है, K भी 0 हो जाएगा, J और J का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 8 और 3 का केवल आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जा 24, 8 3 24, ठीक है। तो इस तरह से 24 वोल्ट इंटू मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन आया आपका 3 बार आया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया। अब हो सकता है J की जगह अगर I का कंजुगेट दे दे या K का दे दे, तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट आप लोग समझ लीजिएगा। फर्स्ट ईयर वाले 11th वाले में वेक्टर के जो पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ उसमें वीडियो नंबर 4, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। वहाँ पे मैंने ई वेक्टर क्रॉस, यानी कोई से भी दो सदस्य अगर आप में डॉट गुणन कर रहे हो या क्रॉस गुणन कर रहे हो, वो मैंने दोनों वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हमको करनी है, ठीक है। देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्वेश्चन क्या करा है, घन कह दिया और घन की उसने भुजा भी दे दी। बच्चा कहेगा कि 8 सेंटीमीटर दे रखा, नहीं कहीं ना कहीं इसमें एक घन बना लो भाई, और उस घन में क्या करना है, इसके बीच में एक उसने कह दिया है क्या रखना है, एक आवेश रख दिया, इसके बीच में कोई प्लस क्यू चार्ज इसमें भीतर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, ये रखा हुआ है। अब इससे कितना क्या कह रहा है, घन के किसी एक फलक से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। अगर बात की जाए संपूर्ण फ्लक्स से कितना निकलेगा, तो संपूर्ण फ्लक्स से आप लगाएंगे फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। इतना संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उससे बाहर निकलेगा इस पूरे से। लेकिन उसने कहा है किसी एक पृष्ठ से कितना निकलेगा, ठीक है। तो एक पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके घन के पृष्ठ देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर नीचे चारों तरफ हो गए 4, एक ऊपर एक नीचे, तो कुल कितने हो गए, 6 हो गए। तो अगर एक पृष्ठ से अगर निकाला जाए तो फाई डैश का जो मान होगा वो संपूर्ण फ्लक्स में किसका भाग लगा दो, 6 का भाग लगा दो। यानी जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए 1/6 तो ये है ही है, एप्सिलॉन नॉट का मान प्लेस कर दीजिए। एप्सिलॉन का मान कितना लगाएंगे, पाई डैश जो आपके पास आया 1/6 लिखा आपने, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर था 8.86 10⁻⁻12, ठीक है। अरे सॉरी क्यू था ना ऊपर, 5 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, ओके सॉरी, थोड़ा जल्दी ना करें, आराम से करते हैं, ठीक है। तो 5 डैश, ठीक है, ये क्या होगा 5/6 के बराबर होगा, और 1/6 फाई का मान आपने रखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब 1/6 एप्सिलॉन नॉट क्यू के ऊपर है, क्यू का मान 1 कूलम का है इसलिए 1 ही रखेंगे, 1 × 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 10⁻⁻12, ठीक है। निर्वात की बात की जा रही है तो के की जगह आप 1 रखेंगे, ठीक है, की जगह वैल्यू। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे जो मान आपको प्राप्त होगा वो होगा 1.88 × 10⁻10 न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है। सभी लोग इसको कमेंट करिएगा, दिखाइएगा आपने कहाँ पर इसको सॉल्व किया, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, वो ये है, वो आपको बता दूं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 10⁻−10 प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि 10⁻−12 नीचे था, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर किसकी हो जाएगी, आपकी प्लस की होगी, ठीक है। तो ये विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से देखिए और बताइए मुझे कि ये माइनस का 10 आना चाहिए या प्लस का, मैं आपका वेट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है, Q = NE, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एक एक नंबर वाले हैं, ठीक है। तो एक कूलम का मतलब Q की जगह 1 हो गया, N की संख्या आपसे पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो 1.6 10⁻−19, ठीक है। अब यहाँ से n का मान निकालना है, तो ये जितनी भी वैल्यू देख रहे हो ये सब 1 हो जाएगी, 1/1.6 × 10⁻−19, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो सामने मान है आपको दिखाई देगा,
और इसकी वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए कोशिश करना पड़ेगा, आपको लिख के देखना पड़ेगा। तरीका मैं दिखा सकता हूँ, रास्ता मैं सुझा सकता हूँ, लेकिन चलना आपको थोड़ा खुद है। ठीक है, जब तक आप काम नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होने का, राइटिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ और फोकस करिएगा कि राइटिंग और इम्प्रूव करिए। ठीक है, राइटिंग इज मस्ट। और जो भी वीडियो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका एक रजिस्टर अलग से बना लीजिए, पार्ट 1 लिख लीजिए। एक एक क्वेश्चन अभी से आप उस पर लिखना शुरू कीजिए बेटा। आप यकीन मानो, बोर्ड परीक्षा आने तक आपका पूरा फिजिक्स तैयार हो चुका होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने की नहीं है। ठीक है, लगातार साथ बने रहेंगे। आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसमें आप भाग लगाएंगे तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करिए। ठीक है, इसमें आपसे इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान वो पूछ रहा है, तो कितना होगा। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की है ना संख्या दे रखी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 12.5। ये आपकी संख्या 12.5। ठीक है, 12.5 हो गया। 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n हो गई आपकी ये। अब पूछ रहा आवेश कितना होगा, तो फॉर्मूला भी आपने ऊपर देखा ही था, Q बराबर किसके था, n इंटू ई के बराबर था। ठीक है ना, तो n की संख्या इतनी हो गई आपके 12.5 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश से। 1.6 इंटू 10⁻19 से आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10⁻19 से जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 कूलाम आवेश आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको करके देखनी है, इसीलिए मैंने छोड़ रखा। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको खुद आगे चलिए उस पर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कह रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो फाई। ठीक है, फाई इक्वल्स टू क्लोज्ड परपथ यानी बंद परपथ के लिए, बंद पाश के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ई ए डॉट डी ए वेक्टर का मतलब क्या है कि इन दोनों का क्या हो रहा है, आपका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी अदिश गुणन। जो इनके गुणन से जो राशि प्राप्त हो रही है, यानी विद्युत फ्लक्स जो आपको मिल रहा है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अगर इसको आप ओपन करके लिखते हो तो इसको आप यू कैन राइट ऑल्सो कि ई डी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, जैसे हम पढ़ चुके हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। वहीं पर अगर बात करते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बारे में, ठीक है, सदिश गुणन की बात करते हो, तो ये बराबर किसके होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, इंटू एन कैप आता है उसमें। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में एक बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, जहाँ ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी ए जो है वो क्षेत्रफल सदिश या वेक्टर एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए 20 मिनट का रखा करेंगे वीडियो, 20 मिनट में आपके जितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उतने रखा करेंगे। ठीक है, 1.5 इंटू 10, और अगला वाला वीडियो में वहीं से स्टार्ट किया, जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश पर इतना न्यूटन का बल कार्य करता, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, कैसे करेंगे। तो ये जो दे रखा आपका आवेश दे रखा Q का मान, तो ये वैल्यू हो गई Q की, Q इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक है, कितना न्यूटन बल है, F इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी वैल्यू 2.25, इतना न्यूटन का बल हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी E लिख के उसके आगे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, E इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q, न्यूटन प्रति कूलाम से। ठीक है, तो F का मान कितना है 2.25, 2.25 अपॉन भाग लगा दीजिए किससे, 1.5 इंटू 10⁻³ से, और भाग लगा के देख के मुझे बताइएगा कि ये आंसर आपको मिलता है नहीं। कितना आंसर मिलेगा, 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम कर रहे हो तो अभी कैलकुलेटर ले लो, ठीक है, चेक कर लो कि 1500 आया कि नहीं आया। पता चला आपको कि सर आंसर नहीं मिल रहा, हो सकता है आप ही आंसर में कहीं गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, वैसे इंटरमीडिएट की मैंने प्लेलिस्ट के अंदर कैलकुलेशन करना भी बताया है। स्टार्टिंग वाले जो पुराने वाले वीडियो प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। कैलकुलेशन में अगर किसी भी छात्र को प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ जाकर वो अपनी शंका का समाधान कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, गणितीय रूप में मोस्टली को बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब तक ये 2 बार आ चुका 11 से, बाकी पहले बहुत क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको ध्यान रखिए। वेक्टर ई
ये बराबर किसके होता है, फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू किसके होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, वैद्युत-गॉस की प्रमेय में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल्स टू आपका मिला किसके बराबर, माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर क्या कहते हैं नेगेटिव विभव प्रवणता भी आप किसको कह सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव प्रवणता में संबंध, आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए, ई इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर, देखिए याद करते चलिए, 20 क्वेश्चन डेली कर लीजिए, 15 क्वेश्चन डेली करिए, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ, इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका भी फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आपका पृष्ठ घनत्व होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, माध्यम की वैद्युशीलता होती है, के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अनंत विस्तार वाली समतल प्लेट चादर है, उसके निकट अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो इन 15 क्वेश्चन के साथ ये पहला पार्ट आज हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इसकी सफलता आपके व्यूज़ पर डिपेंड करती है, सब्सक्राइबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, आप इसको कितना शेयर करते हो, आप कितना पसंद करते हो, आप कितना लाइक, थंब का बटन, ठीक है, थंब का जो निशान होता है वो लाइक का होता है भैया। ठीक है ना, तो कमेंट करके बताइए मुझे कैसा रहा। ठीक है, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कितनी जल्दी व्यूज़ 100 तक पहुंचाते हो, 50-60 से नहीं काम चल रहा, कब तक 100 पर पहुंचाओगे। 100 पर होते ही मैं वादा करता हूं कि अगला पार्ट 2 आपका अपलोड हो जाएगा, नहीं तो आप वेट करते रहो। ठीक है भाई, तो अभी ये सब पढ़ाई अब आपके हाथ में पहुँची। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।